आज हम आपको एक ऐसे वैसे दरिंदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने लोगों की रक्षा के लिए शपथ ली थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह वर्दी के रूप में रक्षक नहीं बल्कि एक भक्षक है। ये एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट, किलर और लुटेरा था जो खूंखार अपराध से पहले एक रक्षक की वर्दी पहनता था। तो आइए आपको इसके हैरान कर देने वाले मामलों के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत है आपका वारदात की अनोखी दुनिया के एक नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल ये किस्सा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के मालिक गांव में साल 1969 में पैदा हुए उमेश रेड्डी का है। ये अपने बचपन में एक औसत छात्र था, फिर आगे चलकर उसकी नौकरी सीआरपीएफ में लग गई, जिसके चलते इस नौकरी में उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। भले उसके तन पर वर्दी थी, लेकिन दिमाग में खूंखार वारदातों को अंजाम देने की सनक थी। यहाँ कमांडेंट हाउस में गार्ड की ड्यूटी करने के दौरान उसने अपना पहला गुनाह किया। कमांडेंट की बेटी के रेप के प्रयास के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागकर कर्नाटक वापस आ गया। इसके बाद 1996 में उसकी नौकरी डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व में लगी। जाहिर था कि भर्ती के दौरान बैकग्राउंड चेक में गलती हुई थी। उमेश अपने शिकार को चुनने के लिए काफ़ी प्लानिंग करता था। वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे के बीच, जब घर में कोई और न हो, तब घर की अकेली गृहिणियों को शिकार बनाता था। अक्सर घर में घुसने के लिए वो पानी मांगने या फिर पता पूछने का बहाना बनाता था। इसके बाद चाकू की नोक पर वो औरतों का रेप करता और फिर उनकी हत्या कर डालता था। कई वारदातों में उसने मरे हुए शरीर के साथ भी रेप किया। पुलिस में काम करते हुए उमेश को पुलिस के तौर तरीकों का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए हत्या करने के बाद वो औरतों के जेवर चुरा लेता था ताकि ऐसा लगे कि हत्या लूट के इरादे से की गई है, जैसा कि अधिकतर सीरियल किलर करते हैं। हत्या के बाद वो एक निशानी भी अपने साथ लेकर जाता था, वो होती थी महिला के अंडरगारमेंट्स। उमेश को पुलिस ने जितनी बार भी गिरफ्तार किया, उसने अपने कपड़ों के अंदर महिला के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। साल 1996 में नौकरी लगने के 4 महीने के अंदर ही उसने एक बार फिर एक लड़की के रेप का प्रयास किया। लड़की इस दौरान स्कूल से घर की ओर जा रही थी। उसने उमेश के सर पर एक पत्थर मारा और वहां से भाग निकली। इसके बाद 6 दिसंबर 1996 को उमेश ने अगली वारदात को अंजाम दिया। उमेश ने 16 साल की एक और लड़की को अपना शिकार बनाया और इस बार वो सफल भी हो गया। इत्तेफाक ऐसा बना कि अगले साल रिपब्लिक डे की परेड पर उस लड़की ने उमेश को पहचान लिया। लड़के की शिकायत पर उमेश को गिरफ्तार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मार्च 1997 में कोर्ट के आदेश के तहत उमेश को बेलारी जेल से ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इस दौरान वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद उसने बेंगलुरु में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी की हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने अहमदाबाद और बड़ौदा में 3 और लड़कियों को अपना निशाना बनाया। उमेश की अगली गिरफ्तारी 7 जुलाई 1997 को हुई थी। पुलिस को उस दौरान शिकायत मिली थी कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जो सुखाने डाले गए थे वो चोरी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने उमेश को रंगे हाथ पकड़ा तो उसके घर से औरतों के अंडरगारमेंट्स का गट्ठर मिला। पुलिस को तब उसने अपना नाम रमेश बताया। पुलिस जब उसे पूछताछ के लिए ले जा रही थी, वो एक बार फिर दोबारा भाग निकला। पुलिस ने अपनी इस लापरवाही को दबाने की कोशिश की, लेकिन तब उमेश के पिता ने खुद इस मामले में हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। तब जाकर 2 पुलिस वालों को बर्खास्त कर रमेश के नाम एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया। पुलिस की कैद से भागकर उमेश लगातार हत्याओं को अंजाम देता रहा। 28 फरवरी 1998 को एक लड़का स्कूल की छुट्टी के बाद दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। माँ रोज दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती रहती थी, लेकिन वो आज नहीं थी। वो लड़का देखता कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। कई बार खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो वो जोर से माँ माँ चिल्लाता है। अब की बार अंदर से हूँ की आवाज़ आती है, लेकिन ये माँ की आवाज़ नहीं थी। दरवाज़ा खुलता है। सामने अर्धनंगन हालत में माँ खिड़की से बंधी हुई थी और अंदर उमेश रेड्डी खड़ा है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही उमेश रेड्डी कहता है, तुम्हारी माँ पर भूत का साया है, इसलिए उसे खिड़की से बांध कर रखा है। 8 साल का सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही उमेश रेड्डी घर से बाहर निकल जाता है, ये कहते हुए कि डॉक्टर को बुलाने जा रहा है। तब उसने जयश्री सुबिया नाम की एक औरत को उसके घर में रेप करके मार डाला था। इस वारदात के कुछ ही दिनों के बाद उमेश ने एक और औरत के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इस बार औरत ने हल्ला मचा दिया और भागने के चक्कर में उमेश ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। इस चक्कर में उमेश का पैर मुड़ गया और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 1999 में उमेश एक बार फिर पुलिस की कैद से भागने में सफल हुआ। उसे दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद साल 2002 में उसने एक और बार भागने में सफलता हासिल की। एक दूसरे मामले में पुलिस उसे बस के रास्ते से बेलारी से बेंगलुरु ले जा रही थी, जब उसके साथ चल रहे पुलिस वालों को शराब और चिकन खिलाकर दोस्ती कर ली। इसके बाद बस एक ढाबे पर रुकी और यहाँ उसने पेशाब का बहाना बनाकर पुलिस से हथकड़ी खोलने को कहा और वहाँ से फरार हो गया। अगले 2 महीनों में उमेश ने पुणे सहित आसपास के इलाकों में 3 और लड़कियों का रेप कर उनकी हत्या कर दी। 17 मई 2002 को उमेश एक बार फिर पुलिस के हाथ लगा।
उस दिन उमेश एक ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु पहुंचा था। यहाँ उसने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान रखा और करीब 8 बजे के पास एक सैलून में बाल कटवाने पहुंचा। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी तो उसे पहचान लिया और तुरंत पुलिस को खबर दी। इस बीच उमेश सैलून से निकलकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये उमेश की आखिरी गिरफ्तारी थी। स्टेशन में जब उमेश के सामान की चेकिंग हुई तो वहां से पुलिस को औरतों के अंडरगारमेंट्स मिले। इसके अलावा उसके बैग से साड़ी, ब्लाउज सहित औरतों के और भी कपड़े मिले। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि उमेश एक क्रॉस ड्रेसर है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विपरीत लिंग के कपड़े पहनना पसंद करता है। उमेश पर कुल 18 महिलाओं की हत्या का इल्जाम था, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 मामलों में से सजा हो पाई। बाकी मामलों में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अदालत में उमेश ने बयान दिया कि वो पैसों की खातिर ये सब कर रहा था ताकि अपनी मां का इलाज करा सके, लेकिन अदालत ने माना कि पुलिस की गिरफ्त से बार बार फरार होकर उसने हत्याओं को अंजाम दिया। इसका मतलब ये था कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। क्योंकि फांसी का मामला था, इसलिए हाई कोर्ट में केस पहुंचा। अक्टूबर 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना, लेकिन इस केस में दोनों जजों की राय अलग अलग थी। इसके बाद मामले को 3 जजों की बेंच के पास ले जाया गया, जहां बहुमत से फांसी की सजा बरकरार रखी गई। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उमेश ने राष्ट्रपति के आगे समाई याचिका की अपील की। 2013 में वो भी खारिज हो गई। 2016 में उसने एक और पिटीशन डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उमेश की फांसी का रास्ता लगभग साफ हो गया था, लेकिन उसने मानसिक रूप से विकसित होने का दावा कर हाई कोर्ट में एक और अपील दायर की। सितंबर 2021 में इसे भी रद्द कर दिया गया। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, उमेश को इतनी बार कोर्ट जाने का मौका क्यों मिला? तो इसके पीछे कानून और न्याय की मूल अवधारणा है। आमतौर पर न्याय का अर्थ बदला लेने से लिया जाता है, लेकिन कानून और सजा का सिस्टम इसलिए नहीं बना है कि मुजरिम से बदला लिया जा सके। सजा का प्रावधान इसलिए बना है ताकि अपराधी सजा के दौरान खुद में बदलाव और सुधार लाकर दोबारा समाज में शामिल हो सके। मृत्युदंड के बारे में भी एक बात जो गलत समझी जाती है वो ये है कि इसमें सजा का फैसला कृत्य की विविधता के आधार पर तय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फांसी के केस में राज्य को अदालत के सामने ये साबित करना होता है कि मुजरिम में बदलाव और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्तमान यानी साल 2022 में उमेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अदालत के फैसले के बाद ही उसे फांसी होगी। तो ये थी दोस्तों एक वैसी दरिंदे उमेश रेड्डी की खौफनाक कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और वारदात की कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।